समझ में आया? मेरा थोपड़ा मालूम है नहीं मालूम है? पता है? नहीं पता है ना? अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है ना, उन लोग आएंगे भाई। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न केवल केरल और छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी है। यह कहानी है दो मलयाली ननों, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी की, जिन्हें छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के कथित आरोपों में गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या यह वास्तव में मानव तस्करी का मामला है या फिर धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की एक और कोशिश? नर्क बना के रखे हैं यहाँ को। आइए इस घटना के हर पहलू को समझते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। छब्बीस जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना घटी जिसने देश भर में बवाल मचा दिया। हमने देखा एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारी हालात ये है कि दो नन्स जो सालों से वर्षों से यहाँ गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आज एक नकली और एक मैन्युफैक्चर और झूठ के आधार पर आज उनको जेल में बंद किया गया। ले जाने के लिए उन्होंने दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहां पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी, जो केरल के सिरो मलाबार चर्च से संबंध असिसी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमाकुलेट की सदस्य है, 3 युवा महिलाओं को नारायणपुर से आगरा ले जा रही थी। ये महिलाएं, जिनकी उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच थी, आगरा में एक कॉन्वेंट में किचन हेल्पर के रूप में नौकरी के लिए जा रही थी। उनके पास अपने माता पिता की लिखित सहमति थी और यह पूरी तरह स्वैच्छिक निर्णय था। लेकिन स्टेशन पर एक टिकट परीक्षक टीटीई ने उनसे प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में पूछा। उन महिलाओं ने जवाब दिया कि टिकट ननों के पास है, लेकिन उस समय वे वॉशरूम में थी। इसके बाद टिकट परीक्षक ने जीआरपी पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने बजरंग दल जैसे धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते बजरंग दल के कार्यकर्ता स्टेशन पर पहुंच गए और उन्होंने ननों और उनके साथ मौजूद 3 युवा महिलाओं को घेर लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ननों और युवा महिलाओं पर नौकरी के बहाने धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाया। इतना देख रहा है दुनियादारी, उसके बाद भी भीड़ ने कथित तौर पर इन महिलाओं को धमकाया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन पर दबाव डाला कि वे ननों के खिलाफ बयान दे। और तुम लोग चलाते हो ना, पता है नहीं पता है? भैया लगता है क्या करने जा रही हो मालूम है? 3 में से 2 महिलाएं अपने बयान पर अडिग रही कि वे स्वेच्छा से नौकरी के लिए जा रही थी, लेकिन एक युवती के रोने पर बजरंग दल ने पुलिस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने सिस्टर वंदना, सिस्टर प्रीति और उनके साथ मौजूद एक युवा सुखमन मंडावी को गिरफ्तार कर लिया। इन पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 143 मानव तस्करी और छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 जबरन धर्मांतरण के तहत मामला दर्ज किया गया। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और तीनों युवा महिलाओं को दुर्ग के सखी वन स्टॉप सेंटर में भेजा गया। अब सवाल यह उठता है, क्या वाकई में यह मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण का मामला था? तथ्य बताते हैं कि तीनों युवा महिलाएं पहले से ही CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सदस्य थी, यानी वे पहले से ही ईसाई थी। उनके माता पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बेटियां अपनी मर्जी और उनकी सहमति से आगरा जा रही थी। सिरो मलाबार चर्च और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। सिस्टर नित्या फ्रांसिस, जो असिसी सिस्टर्स की प्रांतीय प्रमुख है, उन्होंने कहा,
हम गरीबों और वंचितों के लिए काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें निशाना बनाया जाता है। यह घटना हमारे विश्वास को हिलाने वाली है। उन्होंने यह भी बताया कि ननों के पास सभी जरूरी दस्तावेज थे, जिसमें आधार कार्ड और माता पिता की सहमति पत्र शामिल थे। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले को मानव तस्करी और धर्मांतरण का गंभीर मामला करार दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह हमारी बस्तर की बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, लेकिन जब परिवार और चर्च दोनों ही कह रहे हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का एक प्रयास था। इस घटना ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि केरल और दिल्ली तक में भारी हंगामा मचाया है। केरल में जहां बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर सीरियन क्रिश्चियन समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही थी, यह घटना उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हुई। कांग्रेस, सीपीआईएम और यूडीएफ जैसे विपक्षी दलों ने इस घटना को मॉब जस्टिस और अल्पसंख्यकों पर हमला करार दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संविधान का पालन करने के बजाय भीड़ के इशारे पर काम कर रहे हैं। वही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बीजेपी आरएसएस की मॉब रूल का उदाहरण बताया। दूसरी ओर केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि यह एक गलतफहमी थी और ना तो मानव तस्करी हुई और ना ही धर्मांतरण। उन्होंने कहा, हम ननों के साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाएंगे। लेकिन कई लोग इसे बीजेपी की डैमेज कंट्रोल रणनीति बता रहे हैं, क्योंकि यह घटना उनके क्रिश्चियन समुदाय के प्रति दोहरे रवैये को जुगार करती है। छत्तीसगढ़ में सीपीआईएम की नेता बृंदा करात ने ननों से जेल में मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें निर्मित आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, ननों को अपमानित किया गया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। वे पूछ रही हैं, क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? इस मामले में कानूनी प्रक्रिया भी चर्चा में है। 23 जुलाई को दुर्ग की सत्र अदालत ने ननों की जमानत याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA एक्ट के तहत आता है और उन्हें बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। इस फैसले ने ननों और उनके समर्थकों के लिए एक और झटका दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिनके नेता रवि निगम ने शिकायत दर्ज की थी, कोर्ट के बाहर नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने दावा किया कि यह मामला मानव तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ा है। लेकिन जब सभी सबूत जैसे माता पिता की सहमति और युवा महिलाओं के बयान ननों की बेगुनाही की ओर इशारा करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह कानून का दुरुपयोग है। यह घटना सिर्फ 2 ननों की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, यह उस बड़े सवाल की ओर इशारा करती है जो आज हमारे समाज और संविधान के सामने खड़ा है। क्या धार्मिक पोशाक पहनने वालों को अब डर में जीना होगा? क्या भीड़ का न्याय अब कानून से ऊपर हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? छत्तीसगढ़ में जहां 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 2% आबादी ईसाई है, यह घटना आदिवासी समुदायों के बीच चल रहे धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव को भी उजागर करती है। हिंदुत्व समूह आदिवासियों को उनकी हिंदू जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि आदिवासी संगठन अपनी अलग संस्कृति, पहचान और सरना धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं। इस बीच ईसाई मिशनरियों पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सिस्टर मारिया निर्मलिनी, जो भारत में 1 लाख से अधिक महिला धार्मिक नेताओं की प्रमुख है, उसने इस गिरफ्तारी को स्तब्धकारी और दुखद बताया। उन्होंने कहा, हमारे देश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया जा रहा है, यह संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां हर व्यक्ति अपने धार्मिक पहचान के साथ स्वतंत्रता और सम्मान से जी सके, या फिर एक ऐसा समाज जहां भीड़ का डर और धार्मिक कट्टरता कानून को दबा दे? सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति की रिहाई के लिए देश भर में आवाज उठ रही है। चर्च, नागरिक समाज और विपक्षी दल एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ 2 ननों की रिहाई का सवाल नहीं है, यह सवाल है हमारे संविधान की आत्मा का, हमारे देश की सेक्युलर पहचान का।
आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम एक ऐसे भारत के लिए लड़ेंगे जहां हर धर्म, हर समुदाय को बराबर का सम्मान और स्वतंत्रता मिले, जहां कानून की जीत हो, ना कि भीड़ की, और जहां हर नागरिक बिना डर के अपनी जिंदगी जी सके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि सच्चाई और न्याय की आवाज और दूर तक पहुंचे। इतना मार खाएंगे चिरई लोग ना कि जीवन भर याद रख लेंगे।